अगर आप इस समय अपने घर में हैं, तो जरा एक पल के लिए रुकिए। चारों ओर देखिए। आपकी छत, आपकी दीवारें, आपका बिस्तर, आपकी रसोई, ये सब कितना सामान्य लगता है ना? लेकिन यही सामान्यता इस दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए एक सपना है। कहीं लोग खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं, तो कहीं ऐसे घरों में जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसी धरती पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे स्थानों को अपना घर कहते हैं जहां इंसान का रहना नामुमकिन सा लगता है। कभी चट्टानों के नीचे, कभी पहाड़ों से लटकते हुए, कभी पानी के ऊपर तैरते हुए। आज की यह यात्रा आपको दिखाएगी कि इंसान सिर्फ घर नहीं बनाता, बल्कि हर हाल में जीने का रास्ता ढूंढ लेता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं उन 20 सबसे अजीब जगहों की कहानी जहां लोग सच में रहते हैं। नंबर 10, ब्राजीलियन फेवेलाज, शहरों के बीच सिमटी जिंदगी। यह मानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन जगहों पर लोग सच में रहते हैं। पहली नजर में ये घर जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जब आप ब्राजील की फेवेलाज को देखते हैं, जहां घर एक दूसरे के ऊपर ढेर की तरह बने हुए हैं, तब समझ आता है कि यह रहने का कोई सामान्य तरीका नहीं है। ये ऐसे घर हैं जो लगभग एक दूसरे पर टिके हुए हैं, और यह दृश्य भले ही अनोखा लगे, लेकिन यह ब्राजील की गहरी समस्याओं को उजागर करता है। फेवेलाज को ब्राजील के ज्यादातर शहरों की झुग्गियां माना जाता है, और इसी वजह से अगर आप कभी ब्राजील जाइए तो आपको अक्सर चेतावनी दी जाती है कि इन इलाकों में अकेले न जाएं, क्योंकि यहाँ खतरनाक लोग हो सकते हैं जो आपका फायदा उठा सकते हैं। जो लोग इलाके को जानते हैं वे यही सलाह देते हैं कि अगर जाना हो तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जाए जो वहां के नियम समझता हो, क्योंकि बिना जानकारी के घूमने पर मुसीबत में पड़ना तय है। लेकिन अगर आप किसी गाइड के साथ जाइए तो फेवेलाज के कुछ ऐसे पहलू भी देखने को मिलते हैं जो हैरान कर देते हैं। यहाँ एक बड़ा कला समुदाय है जो सालों में धीरे धीरे विकसित हुआ है। कई लोगों का मानना है कि यह रचनात्मकता इसलिए पैदा हुई क्योंकि इन लोगों को अपनी स्थिति से निकलने के लिए कुछ तो बनाना ही था। शायद फेवेलाज की सबसे दुखद सच्चाई यह है कि लोग बेहद तंग जगहों में रहते हैं। ब्राजील की सबसे बड़ी फेवेला में ही लगभग 1 लाख लोग रहते हैं, और यह कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है। इसलिए यह जगह एक तरह से 2 दुनियाओं की कहानी बन जाती है। एक तरफ रचनात्मकता, अपनापन और जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश, और दूसरी तरफ यह कड़वा सच कि कैसे कई देश अपने ही लोगों को हाशिए पर धकेल देते हैं और उनसे बस यही उम्मीद करते हैं कि वे किसी तरह जिंदा रह लें। नंबर 9, हैंगिंग टेम्पल, हैंगशान, चट्टान से लटकी आस्था। पिछली जगह की उदासी के बाद अब जरा माहौल बदलते हैं और आपको ले चलते हैं एक ऐसे चमत्कार की ओर जो देखकर दिमाग ठहर सा जाता है। अगर आप चीन जाएं और दातोंग शहर के दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ें, तो वहां आपको एक रहस्यमय संरचना दिखेगी जिसे हैंगिंग टेम्पल कहा जाता है। इसे हैंगिंग टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सचमुच पहाड़ की खड़ी चट्टान से लटका हुआ बना है। इसे देखकर सबसे पहला सवाल यही आता है कि गुरुत्वाकर्षण ने अब तक इसे नीचे क्यों नहीं गिरा दिया। यह मंदिर छोटा सा नहीं है। इसके अंदर 40 से ज्यादा कमरे हैं और कई रास्ते हैं जिन पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण उत्तरी वेई वंश के समय यानी 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच एक बौद्ध भिक्षु ने करवाया था, और बाद में 1900 के आसपास इसका जीर्णोद्धार हुआ। इसे बनाने के लिए पहाड़ की चट्टान में गहरे छेद किए गए और उनमें लकड़ी के खंभे डाले गए जिन पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। जरा सोचिए, आधुनिक ड्रिलिंग मशीनों के बिना एक भिक्षु ने पहाड़ में छेद करके इतना विशाल ढांचा कैसे खड़ा कर दिया। यह सिर्फ रचनात्मकता नहीं बल्कि अद्भुत बुद्धिमत्ता का उदाहरण है। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ 3 अलग अलग विचारधाराएं, कन्फ्यूशियस दर्शन, ताओ मत और बौद्ध मत एक साथ मौजूद हैं। आमतौर पर मंदिर एक ही आस्था से जुड़े होते हैं, लेकिन यह मंदिर तीनों के लिए खुला है, जो अपने आप में बेहद अनोखी बात है। और अगर यह सब कम लगे तो यह जान लीजिए कि यह मंदिर जमीन से लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर बना है।
यहाँ पहुंचकर इंसान को यह एहसास होता है कि आस्था और समर्पण इंसान से क्या क्या करवा सकता है। और शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी यह मंदिर वहीं टिका हुआ है, जैसे भिक्षु की आस्था आज भी इसे थामे हुए हो। नंबर 8, सेतनिल द लास बोडेगास, स्पेन। चट्टानों के नीचे बसा गांव। अब तक आपने पहाड़ की चट्टान से लटका एक ढांचा देखा, लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां घर पहाड़ के भीतर और उसके नीचे बने हुए हैं। स्पेन का यह अनोखा सफेद गांव एक गहरी खाई के अंदर और उसके किनारों में बसा हुआ है। यहां इतने ज्यादा घर चट्टानों के नीचे बने हैं कि कई जगहों पर आप ऊपर झुकी हुई विशाल चट्टानों को साफ देख सकते हैं, जिनके नीचे लोग सामान्य रूप से चलते फिरते हैं और रहते हैं। जब पहली बार कोई इस जगह को देखता है तो यह नजारा थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह बिल्कुल सामान्य है। यह खाई एक प्राचीन नदी द्वारा बनाई गई थी, जो आज बहुत छोटी हो चुकी है। इसी नदी की वजह से यह इलाका खेती के लिए बेहद उपजाऊ बन गया और यहाँ जैतून के खेत और अंगूर की खेती शुरू हुई। यही कारण था कि पहले यह गांव वाइन बनाने के लिए काफी मशहूर था। हालांकि आज यह काम पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन इसकी खूबसूरती अब भी वैसी ही है। यहाँ की सबसे दिलचस्प बात यही है कि घर सिर्फ खाई के नीचे ही नहीं बल्कि ऊपर भी बने हुए हैं। जब आप इस जगह को दूर से देखते हैं तो एक ही नजर में ऊपर और नीचे दोनों तरफ बसे घर दिखाई देते हैं, जो एक बेहद अनोखा दृश्य बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ एक सुंदर मीनार भी है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। इन चट्टानों के नीचे रहते हुए लोगों को जरा भी डर नहीं लगता और यही दिखाता है कि उन्हें अपने घरों की मजबूती पर पूरा भरोसा है। कुल मिलाकर यह जगह इंसानी इंजीनियरिंग और जिद का उदाहरण है, जहां यह साबित होता है कि इंसान चाह ले तो लगभग कहीं भी अपना घर बना सकता है। नंबर 7, सीलैंड, समुद्र के बीच बसा अपना देश। क्या आपने कभी अपना खुद का देश बनाने के बारे में सोचा है? ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी यह ख्याल जरूर किया होगा। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां नेतृत्व को लेकर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन सीलैंड का मामला इन सब से बिल्कुल अलग है। यह न सिर्फ एक देश कहलाता है बल्कि एक रियासत भी है, और इसकी कहानी उतनी ही अजीब है जितनी इसकी लोकेशन। इसकी शुरुआत 1943 में हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक समुद्री सैन्य किले का निर्माण किया था, जिसे रफ टॉवर कहा जाता था। युद्ध खत्म होने के बाद इस किले की जरूरत नहीं रही और इसे छोड़ दिया गया। कुछ समय बाद यहाँ पायरेट रेडियो चलाने वाले लोग आ गए और अपने गाने प्रसारित करने लगे। फिर आए पैडी रॉय बेट्स। उन्होंने इन रेडियो लोगों को वहां से हटा दिया और उससे भी आगे बढ़ते हुए इस जगह को एक स्वतंत्र रियासत घोषित कर दिया, जिसे उन्होंने सीलैंड नाम दिया। वह इस फैसले को लेकर इतने गंभीर थे कि जब कुछ ब्रिटिश लोग उनके इलाके में एक बॉय लगाने आए तो उन्होंने और उनके बेटे ने उन पर गोलियां चला दी। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन तकनीकी वजह से यह साबित हुआ कि यह ढांचा ब्रिटिश जल सीमा के बाहर था, इसलिए उन पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सका। इसके बाद 1975 में सीलैंड का संविधान बनाया गया। उसका झंडा, राष्ट्रगान, मुद्रा, पासपोर्ट और यहां तक कि इमिग्रेशन स्टैंप भी जारी किए गए। बात यहीं खत्म नहीं होती। सीलैंड में एक तख्ता पलट की कोशिश भी हुई, जिसे बेट्स परिवार ने नाकाम कर दिया। आज भी कुछ लोग इसे दुनिया का सबसे छोटा देश मानते हैं, और अगर आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट देखें तो वहां आपको सीलैंड का नागरिक बनने और यहां तक कि शाही उपाधि लेने का विकल्प भी मिलेगा। नंबर 6, कंबोडिया के तैरते गांव, पानी पर टिकी हुई जिंदगी। एक तैरते देश की कहानी के बाद अब हम चलते हैं कंबोडिया की ओर, जहां झील के ऊपर बसे ऐसे गांव हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह पानी पर निर्भर है। ये गांव टोनले सैप झील पर स्थित है और यहाँ लोगों के घर सचमुच पानी पर तैरते हुए बने हैं। यहाँ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास यही एकमात्र रास्ता था।
इन तैरते गांवों के बनने की वजह एक राजनीतिक बदलाव था, जिसके बाद अलग अलग जातीय पृष्ठभूमि से आए लोगों को देश छोड़ने के लिए कहा गया। समस्या यह थी कि वे न तो लौट सकते थे और न ही वे कंबोडिया के कानूनी नागरिक थे। ऐसे में वे जमीन खरीद नहीं सकते थे और न ही वहां घर बना सकते थे। मजबूरी में उन्होंने झील को ही अपना सहारा बना लिया और वहीं तैरते हुए घर खड़े कर दिए। इन लोगों की पूरी जिंदगी झील के इर्द गिर्द घूमती है। वे झील पर ही काम करते हैं, वहीं सामान बेचते हैं, वहीं सफर करते हैं और यहां तक कि नहाने धोने और रोजमर्रा के काम भी इसी पानी में होते हैं। बाहर से देखने वालों के लिए ये गांव एक पर्यटक आकर्षण हो सकते हैं, लेकिन असल में यह इस बात की याद दिलाते हैं कि इंसान सिर्फ एक जगह पाने के लिए कितनी दूर तक जाने को मजबूर हो सकता है। यहां रहना आराम का नहीं, बल्कि किसी तरह टिके रहने की कहानी है। नंबर 5, याकुत्स्क, साइबेरिया, दुनिया का सबसे ठंडा शहर। अब सच सच बताइए, इस वक्त आपको ठंड लग रही है या नहीं? यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस मौसम में और दुनिया के किस हिस्से में रहते हैं। लेकिन अगर आप साइबेरिया के इस शहर में रहते तो शायद आपको यह भी याद नहीं रहता कि गर्मी आखिर होती क्या है। याकुत्स्क को दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है और यह कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। साइबेरिया अपने आप में ही बेहद ठंडा इलाका है और इसी वजह से यह दुनिया के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। लेकिन इसके बावजूद याकुत्स्क में 3 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। इतनी भीषण ठंड के बावजूद लोग यहाँ क्यों रहते हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, हीरे। इस इलाके में एक बड़ा डायमंड माइन मौजूद है, जिसे चलाने के लिए मजदूरों की जरूरत होती है। यहाँ काम करने वालों को अच्छी तनख्वाह मिलती है और यही वजह है कि लोग इस अमानवीय ठंड को सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यह ठंड कितनी ज्यादा होती है, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। यहाँ तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और कई बार उससे भी नीचे गिर जाता है। ऐसे तापमान में जरा सी चूक जानलेवा हो सकती है। बाहर ज्यादा देर खड़े रहना खतरनाक होता है, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है और खुली त्वचा कुछ ही मिनटों में जम सकती है। गाड़ियां घंटों बंद नहीं की जाती, क्योंकि एक बार इंजन ठंडा हो गया तो दोबारा स्टार्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पाइपलाइन जमीन के ऊपर से डाली जाती हैं, क्योंकि जमीन इतनी जमी होती है कि खुदाई करना मुश्किल हो जाता है। इन सब के बावजूद याकुत्स्क के लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में भी जी रहे हैं। उनके लिए यह सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी मजबूती और सहन शक्ति का सबूत है। वे मानते हैं कि इतनी कठोर जलवायु में टिके रहना यह दिखाता है कि इंसान किन हालातों में भी ढल सकता है और जिंदा रह सकता है। हालांकि इस जज्बे की इज्जत की जानी चाहिए, लेकिन यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई जगह इतनी ठंडी हो सकती है कि इंसान को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़े। -60 डिग्री की ठंड, जहां जिंदगी हर दिन एक चुनौती है और जहां रहने वाले लोग सचमुच प्रकृति की सबसे बेरहम परीक्षा से गुजर रहे हैं। नंबर 4, फ्रीडम कोव, कनाडा। समुद्र पर तैरता एक अलग संसार। अब तक आपने कंबोडिया के तैरते गांव देखे, लेकिन अब हम आपको कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के तट के पास ले चलते हैं, जहां एक ऐसा घर मौजूद है जो किसी गांव का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इसे फ्रीडम कोव कहा जाता है और यह किसी आम जगह की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की जिद, कल्पना और आजादी की चाह का नतीजा है। यह एक तैरता हुआ मानव निर्मित ठिकाना है, जहां एक दंपति सालों से समुद्र के ऊपर रह रहा है और उन्हें जमीन पर रहने की कोई खास इच्छा नहीं है। यह पूरा ढांचा लगभग 1 दर्जन आपस में जुड़े हुए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर टिका हुआ है, जो असल में पुराने स्टील के ढांचों से बनाए गए हैं। इसके निर्माता वेन एडम्स ने ये सारे सामान एक पुराने फिशिंग फार्म से इकट्ठा किए थे। फ्रीडम कोव में मौजूद लगभग हर चीज पुनः उपयोग की गई सामग्रियों से बनाई गई है।
कुछ भी नया खरीदने के बजाय जो उपलब्ध था उसी से रहने लायक जगह तैयार की गई। वेन एडम्स और उनकी पत्नी यहाँ साथ रहते हैं और अपनी जरूरतों के हिसाब से इस जगह को लगातार बदलते और सुधारते रहते हैं। यह कोई तैयारशुदा लग्जरी घर नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता प्रयोग है जो हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाया जाता है। इस तैरते घर में खाने के लिए सब्जियां उगाई जाती हैं, पानी का सही इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर चीजों में आत्मनिर्भर रहने की कोशिश की जाती है। हालांकि उन्हें कभी कभार शहर जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर समय वे समुद्र के बीच ही रहते हैं और वहीं अपनी जिंदगी बिताते हैं। उनके लिए यह कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक चुनी हुई जीवन शैली है। वे मानते हैं कि प्रकृति के इतने करीब रहना और खुद के बनाए नियमों के अनुसार जीना किसी भी आरामदायक घर से कहीं बेहतर है। फ्रीडम कोव सिर्फ एक तैरता हुआ घर नहीं है, बल्कि एक विचार है कि इंसान अगर चाहे तो समाज के तय किए गए ढांचों से बाहर निकलकर भी जी सकता है। यहाँ तक कि इस जगह पर अक्सर गंजेबाज भी आते हैं, जिन्हें यह दंपति खाना खिलाता है। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन फ्रीडम कोव में रहना उनके लिए पूरी तरह सामान्य है। इस जगह को देखकर यह साफ हो जाता है कि घर ईंट और सीमेंट से ही नहीं बनता। कभी कभी घर वह होता है जहां इंसान को सुकून मिले, भले ही वह समुद्र के ऊपर तैरता हुआ क्यों ना हो। नंबर 3, आइसलैंड का आइसोलेटेड लॉज। एक द्वीप, एक घर और सन्नाटा। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह की ओर जिसे आप में से कई लोग पहले देख चुके होंगे, भले ही आप उसका नाम न जानते हो। इंटरनेट पर एक तस्वीर बहुत मशहूर हुई थी। एक हरा भरा द्वीप, चारों तरफ समुद्र और उस पूरे द्वीप पर सिर्फ एक सफेद रंग का अकेला घर। न सड़क, न पड़ोसी, न कोई और इमारत, बस एक घर और चारों ओर खामोशी। इस तस्वीर को देखकर लोगों ने तरह तरह की कहानियां गढ़ ली। किसी ने कहा यह किसी अरबपति का घर है, किसी ने इसे किसी रहस्यमय इंसान का ठिकाना बताया, तो किसी ने यह तक कह दिया कि यहाँ कोई गुप्त प्रयोग चल रहा है। लेकिन सच्चाई इन सब अफवाहों से काफी अलग है। यह घर आइसलैंड के पास एक छोटे से द्वीप पर स्थित है और असल में यह कोई स्थायी रिहायशी मकान नहीं है। यह एक लॉज है, यानी ठहरने की जगह, जिसे खास तौर पर शिकार के लिए बनाया गया था। इसे स्थानीय लोगों ने इसलिए बनवाया था ताकि वे यहाँ आकर द्वीप पर मौजूद जानवरों का शिकार कर सकें और कुछ समय शांति से बिता सकें। यह घर पूरी तरह अकेला है और लंबे समय तक यहाँ कोई नहीं रहता। आज की तारीख में तकनीकी रूप से यहाँ कोई स्थायी रूप से नहीं बसता। शायद यही इस जगह की सबसे अजीब बात है। एक ऐसा घर जो मौजूद तो है, लेकिन लगभग हमेशा खाली रहता है। इस लॉज में न तो बहता हुआ पानी है, न बिजली जैसी आधुनिक सुविधाएं और न ही वह आराम जो आमतौर पर किसी घर से जोड़ा जाता है। यह द्वीप अपने आप में भी बेहद अलग है। यहाँ पहुंचने के लिए नाव या हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है। मौसम अक्सर बदलता रहता है और तेज हवाएं और ठंड यहाँ की सामान्य बात है। ऐसे में इस घर में रहना किसी आरामदायक छुट्टी जैसा नहीं, बल्कि एक कठिन अनुभव हो सकता है। शायद यही वजह है कि लोग यहाँ ज्यादा देर टिकते नहीं हैं। इस जगह को देखकर इंसान यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अकेलापन किस हद तक सुंदर और किस हद तक डरावना हो सकता है। एक तरफ यह घर पूरी दुनिया से कटा हुआ है, जहां कोई शोर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। वहीं दूसरी तरफ यही सन्नाटा कई लोगों के लिए असहनीय भी हो सकता है। आइसलैंड का यह अकेला लॉज इस सूची में इसलिए शामिल है क्योंकि यह दिखाता है कि घर सिर्फ लोगों से भरा होना जरूरी नहीं। कभी कभी एक घर अपनी मौजूदगी से ही सवाल खड़े कर देता है कि इंसान को जीने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, और अकेलापन सच में सुकून है या एक और परीक्षा। नंबर 2, चीन का क्लिफ विलेज, खाई के किनारे लटकती जिंदगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिंदगी में जैसे किसी खाई के किनारे खड़े हों? चीन में कुछ लोगों के लिए यह एहसास सिर्फ रूपक नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई थी। यह लगभग 200 साल पुराना गांव
दुनिया के सामने तब आया जब लोगों ने देखा कि यहां रहने वाले लोग हर दिन सैकड़ों मीटर ऊंची चट्टान पर चढ़ते उतरते हैं। इस गांव तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था लगभग 800 मीटर लंबी सीढ़ियां जो सीधे खड़ी चट्टान में लगाई गई थीं। इन सीढ़ियों का इस्तेमाल सिर्फ वयस्क ही नहीं बल्कि बच्चे भी करते थे। हर दिन स्कूल जाना हो, बाजार जाना हो या कोई जरूरी काम, सब कुछ इन्हीं सीढ़ियों के भरोसे होता था। जरा सोचिए, एक छोटी सी चूक और नीचे गहरी खाई, फिर भी यह गांव सालों तक इसी तरह बसा रहा। बाहर से देखने वालों को यह बेहद खतरनाक लगता था, लेकिन गांव के लोगों के लिए यही सामान्य जीवन था। हैरानी की बात यह है कि यह गांव गरीबी का प्रतीक नहीं था। यहाँ के लोग मेहनती थे, खेती बाड़ी करते थे और अपनी जरूरतें पूरी करते थे। बस समस्या यह थी कि हर काम में समय और जोखिम दोनों बहुत ज्यादा लगते थे। एक साधारण यात्रा भी कई घंटों की मेहनत मांगती थी। बारिश, हवा या अंधेरे में यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता था। वक्त के साथ हालात बदले। जब इस गांव की कहानी बाहर की दुनिया तक पहुंची तो चीनी सरकार ने हस्तक्षेप किया। सरकार ने इन लोगों को जमीन के स्तर पर नए घर देने की पेशकश की, जहां उन्हें सीढ़ियों और खाइयों से जूझना न पड़े। आश्चर्य की बात यह रही कि लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शायद पहली बार उन्हें लगा कि जिंदगी इससे आसान भी हो सकती है। नए घरों में जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अब बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती थी, बुजुर्गों को रोज चढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी और आपात स्थिति में मदद पहुंचाना आसान हो गया था। लेकिन इसके साथ ही एक अजीब सा खालीपन भी था। जिस जगह ने पीढ़ियों तक उनकी पहचान बनाई थी, उसे छोड़ना आसान नहीं था। यह क्लिफ विलेज इस सूची में इसलिए आता है क्योंकि यह दिखाता है कि इंसान हालात चाहे कितने भी कठोर क्यों ना हो, उनमें जीना सीख लेता है और जब उसे बेहतर विकल्प मिलता है तो वह बदलाव को भी स्वीकार कर लेता है। यह गांव सिर्फ चट्टान पर बसी बस्ती नहीं था, बल्कि इंसानी जज्बे और अनुकूलन की एक जिंदा मिसाल था। नंबर 1, बुखारेस्ट की सुरंगें, जमीन के नीचे बसी जिंदगी। अब हम ऊपर से नीचे नहीं बल्कि सीधे जमीन के भीतर उतरते हैं। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के नीचे फैली ये सुरंगें कभी शहर की हीटिंग सिस्टम के लिए बनाई गई थीं। मकसद था शहर में गर्म पानी और भाप पहुंचाना, लेकिन समय बदला, सिस्टम पुराने पड़े गए और इन सुरंगों का इस्तेमाल भी बदल गया। आज यही अंधेरी, नम और भूल भुलैया जैसी सुरंगें उन लोगों का घर बन चुकी हैं जिनके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं बची। इन सुरंगों में रहना आसान नहीं है। रोशनी बेहद कम है, हवा भारी लगती है और बाहर की दुनिया से संपर्क लगभग कट जाता है। फिर भी जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए यह एक तरह की शरण स्थली है। बाहर की सड़कों पर असुरक्षा, ठंड और भटकाव से बेहतर उन्हें ये सुरंगें लगती हैं। यहाँ कम से कम बारिश नहीं होती, ठंड से कुछ हद तक बचाव रहता है और सबसे अहम बात, कोई उन्हें वहां से तुरंत हटाने नहीं आता। जो लोग इन सुरंगों में गए हैं उनका कहना है कि जिंदगी भले ही कठिन हो, लेकिन यहाँ एक अजीब सा नियम और व्यवस्था है। कोई किसी को बेवजह परेशान नहीं करता, भेदभाव कम है और जरूरत पड़ने पर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जमीन के नीचे बसे इस समाज में भी इंसानियत के निशान साफ दिखाई देते हैं। बुखारेस्ट की सुरंगें दुनिया की अकेली ऐसी जगह नहीं है। दुनिया के कई बड़े शहरों में लोग भूमिगत रास्तों, टनलों और छोड़े गए ढांचों में रहने को मजबूर हैं। यह इस बात की कड़वी सच्चाई है कि आधुनिक शहरों की चमक दमक के ठीक नीचे एक ऐसी दुनिया भी मौजूद है जिसे हम देखना नहीं चाहते। यह जगह इसलिए अजीब नहीं है कि लोग सुरंगों में रहते हैं, बल्कि इसलिए कि यह हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या किसी इंसान का यूं जमीन के नीचे जीना किसी सभ्य समाज की विफलता नहीं है? फिर भी इन्हीं सुरंगों में लोग हर दिन उठते हैं, सांस लेते हैं और अगले दिन तक जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।
ये सभी जगहें हमें यह एहसास दिलाती हैं कि घर सिर्फ दीवारों और छत का नाम नहीं होता, बल्कि वह जगह होती है जहां इंसान किसी तरह टिके रहने की उम्मीद ढूंढ लेता है। कोई चट्टानों के नीचे रहता है, कोई पानी के ऊपर, कोई खाई के किनारे और कोई जमीन के भीतर। सवाल यह नहीं कि ये जगहें कितनी अजीब हैं, बल्कि यह है कि इंसान हर हाल में जीने का रास्ता कैसे खोज लेता है। आप बताइए, इन सब में आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाली जगह कौन सी लगी?